आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 12.1 का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली का नाम है सर्किल, वृत्त। वृत्त सामान्य तौर पर अपन देखते हैं घर में हमारे, आपने देखी होगी वस्तुएं, जैसे पहिया है, चूड़ी है, थाली है, कोई रिंग है, ऐसी आकृतियां वृत्त होती हैं। जैसे अपन ने तार लिया और उसको गोल कर लिया, वृत्त। यहां ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में विशेष जो बातें हैं धीरे धीरे मैं लिखाऊंगा, वो पक्की याद होनी चाहिए। पक्की याद होने के बाद में ये प्रश्नावली अति सरल है और जैसे जैसे प्रयास करेंगे सरल होती जाएगी। माना ये प्रश्नावली आपको आती भी है तो एक बार इसको ऐसे करेंगे, भूल जाएं और नए तरीके से नई शुरुआत करें। नई शुरुआत जैसे करेंगे वैसे वैसे मतलब एक एक शब्द कीमती, तो आपको प्रश्नावली सरल लगने लग जाएगी। बहुत डिमांड आई कि सर पहले 12वीं प्रश्नावली करवाएं, तो आज आपको मैं 12वीं प्रश्नावली की शुरुआत करवाता हूं और इसके भी कंप्लीट क्वेश्चन आपको हल करवा देता हूं। तो आप लिखें वृत्त, वृत्त, सर्किल। देखो किसे कहते हैं वृत्त, पहले हमें वृत्त का पता होना चाहिए। वृत्त कहते किसे हैं? देखो इसे कहते हैं वृत्त, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि भाई एक पहिया होता है उसको वृत्त कहते हैं, एक चूड़ी होती है उसको वृत्त कहते हैं, है ना। वृत्त की हमें गणित के रूप में परिभाषा देनी होगी। तो देखो थोड़ा समझें, गणित में परिभाषा यह है कि एक स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, प्रकार को अपन खोलते हैं, प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं, उसके बाद में पेंसिल की नोक यूं चलती है। तो ये जो आकृति है वो एक एक बिंदु से बनी हुई है। तो बिंदु से बनी हुई आकृति होने के कारण इसे बिंदुपथ कहते हैं। आकृति गोल सी बन जाए ऐसा बना लें। तो इसकी परिभाषा यह है, जैसे अपन मान लो एक घर में जो खेत होता है, मान लो उसमें घास उगी हुई है और अपन एक खूंटा यहां लगा दें और एक घोड़े को मान लो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दें और उसको चरने के लिए छोड़ दें, तो वो 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, एक वृत्ताकार आकृति के रूप में घास खाएगा। ये स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। और जो ये रस्सी की लंबाई है ये आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और जहां तक चर लिया है ना, इसे अपना लास्ट वाले छोर को इसको अपन वृत्त कहेंगे या वृत्त की परिधि कहेंगे। तो बात करते हैं गणित के रूप में कि एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर का मतलब फिक्स है, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। सरल परिभाषा क्या है कि एक परिभाषा लिखे एक बार कि एक स्थिर बिंदु से, मैं इसको साइड में बना दूंगा, फिर एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी पर
समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। ये वृत्त की सबसे सरल परिभाषा है। ये वृत्त की सबसे सरल परिभाषा है। देखिए ये लो, फिर अपन इसके अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे। यानी आप ऐसे सर्किल बना लें, प्रकार से बना लें सुंदर। ये तो हमारा स्थिर बिंदु है माना O, और इससे समान दूरी यहां से 5 सेंटीमीटर, ये 5 ये। तो ये वृत्त है। क्या है भाई? वृत्त। दोबारा परिभाषा पढ़े। तो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये स्थिर बिंदु है। स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित, ये बिंदु से बना हुआ रास्ता है। जैसे शरीर हमारा छोटी से छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है, ऐसे कोई भी आकृति है छोटे छोटे बिंदु से बनी हुई है। तो आप परिभाषा याद कर लें। सर्किल एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये वृत्त हो गया, वृत्त कहलाता है। याद कर लें, एक एक लाइन जैसे लिखाई जाए वैसे वैसे अगर आप याद करते रहेंगे तो प्रश्नावली अति सरल हो जाएगी और कोई आपकी तकलीफ नहीं आएगी। देखो देखते हैं आगे, परिभाषा याद होगी। अब ये सर्किल बना लिया, तो अब देखो ये स्थिर बिंदु क्या कहलाता है। तो यही लिखेंगे स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। सेंटर, केंद्र कहलाता है। स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है तथा देखो समान दूरी ये, यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तथा केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। समझ गए कि त्रिज्या कौन सी है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। इसे R द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे रेडियस, इसे R द्वारा व्यक्त करते हैं। रेडियस होती है त्रिज्या, इसे R द्वारा व्यक्त करते हैं। RADIOUS, रेडियस। समझ में आई की बात? अब देखो इस आकृति में ये केंद्र है। ये क्या है भाई? केंद्र, यानी स्थिर बिंदु केंद्र कहलाता है। केंद्र और ये वृत्त, इसको बोलते हैं वृत्त या वृत्त की परिधि। ये पूरा डायग्राम वृत्त है। तो दूसरी परिभाषा ये भी है इसकी कि वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु, वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसे अपन क्या कहते हैं भाई? त्रिज्या, R।
ये त्रिज्या है। इतनी बात याद हो जानी चाहिए, उसके बाद में पढ़ सकते हैं आगे। ये सामान्य जानकारी है। अब देखो आगे लिखते हैं लाइनें, डैश लगा के लिखते जाए। डायग्राम अपना बना हुआ है ऊपर। ये पार्ट्स ऑफ सर्किल, वृत्त के विभिन्न भाग हैं, ये बात होगी। अब देखो लिखे व्यास, व्यास, व्यास। देखो इधर व्यास से पहले जीवा लिखे, जीवा और सही रहेगा, बाद में व्यास की 3-4 जीवा सही है। जीवा लिखे, जीवा, जीवा क्या हो गया इस करने के? जीवा, देखो जीवा किसे कहेंगे? अलग डायग्राम बनाएंगे बाद में नीचे, फिर कहेंगे जीवा। देखो इधर ये सेंटर है ये हमारा। देखो वृत्त की परिधि पर दो बिंदु स्थित हो, जैसे मान लो ये ए है और ये क्या है? बी है। ए और बी वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हो और उनको अपनी स्केल की सहायता से मिला जाए। ऐसे नहीं, ऐसे भी मिले हुए हैं, लेकिन किसकी सहायता से? एकदम सीधा किसकी सहायता से मिलाए? स्केल की सहायता से मिला दें। इसका नाम है जीवा। जीवा ऐसा जरूरी नहीं एक ही हो जीवा, जीवा बहुत सारी हो सकती है। जैसे एक बिंदु सी है, एक बिंदु डी, और इनके बारे में अपने इस प्रश्नावली में विशेष अध्ययन करेंगे। ये जीवा वृत्त के केंद्र से भी गुजरे जीवा, ये सबसे बड़ी जीवा है। जैसे मान लो PQ है, तो एक वृत्त में अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। और परिभाषा क्या हुई? देखो वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, जीवा कहलाता है। जीवा कहलाता है। इनको पक्का याद करना होगा, छोटी छोटी लाइनें हैं। मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु है, दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। ऐसे नहीं कि ये वक्र है, ये नहीं, ये तो इसको तो अपन चाप कहेंगे। इसको तो अपन क्या कहेंगे? चाप। देखो दिखने में ए बी जीवा है और ए और बी ऐसे भी मिले हुए हैं, तो जो घुमावदार लाइन है ये तो क्या है? चाप। और ये सीधी लाइन है वो क्या है? जीवा। तो जीवा और चाप अलग अलग है, नाम वही है ए बी जीवा और ए बी क्या है भाई? चाप। तो ये वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं, सरल परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ए व बी हैं। ए व बी को स्केल से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त हो उसे जीवा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? जीवा कहते हैं। अब ये देखो इधर अपन बाद में पढ़ेंगे, ऐसी सबको सिद्ध करेंगे अपना आप, पूरा दिमाग अपने साथ लेकर के। और फिर अब वाली जो क्लासें हैं इनको तैयार करें, लिखें, बार बार इनको रटने के बाद में सारी बात समझ में आएगी। अब देखो इधर ए बी भी जीवा है, PQ भी जीवा है, और मान लो ये CD भी जीवा है। अब देखो आपको ये भी जीवा है, मान लो XY भी जीवा है,
और फिर इधर और देखते हैं, ये जीवाएं हैं तो एक वर्त में अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। एक छोटा प्रश्न आता है इस प्रश्नावली में से, वो एक लाइन का ही आता है, लाइन में उत्तर देना पड़ता है। बस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक वर्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, तो एक वर्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो यही लाइन बना ले, देखिए एक वर्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, जीवाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो ध्यान दें, मैं एक डेफिनेशन निकालने वाला था व्यास की। देखो जीवा जैसे जैसे वृत्त के केंद्र के पास खींची जाती है वैसे वैसे बड़ी होती जाती है। यानी अपन इस प्रश्नावली में से प्रश्न पढ़ेंगे, एक पर में पढ़ेंगे कि वृत्त के केंद्र के नजदीक जीवा लंबी और दूरी पर स्थित जीवा लंबाई में क्या होती है, छोटी होती है। तो इनको अपन परमाणु के द्वारा उन परमों को सिद्ध करेंगे। तो वृत्त के केंद्र के पास वाली जीवा बड़ी और दूर वाली जीवा क्या होती है, छोटी। देखो शब्दों पर ध्यान दें कि शब्द आसान शब्द होने चाहिए। और एक जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसे वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो ये जो जीवा है जो वृत्त के केंद्र से गुजरी है तो वो व्यास कहलाती है। अब एक वर्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, बहुत खींचे जा सकते हैं। ऐसे लाइन खींच लो, वर्त के केंद्र से जानी चाहिए, मतलब जीवा होनी चाहिए। जीवा की क्या विशेषता है, जीवा के दोनों जो लास्ट वाले सिरे है ना वो वर्त की परिधि पर होने चाहिए। देखो कोई मान लो ऐसे खींच दे और आपको कह दे कि क्या ये ए बी जीवा है, नहीं, ये ए बी जीवा नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्त के केंद्र पर है, एक बिंदु वर्त की एक वर्त के अंदर है, एक वर्त की क्या है, परिधि पर है। लेकिन मैंने क्या लिखा है, वर्त की परिधि पर स्थित, और बिंदु भी कितने, दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा। इसमें सारे शब्द सार्थक है। वृत्त एक आकृति है, परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं, को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो देखो ये जीवा नहीं है। जीवा कब होती है, जब ये बी इस यहां परिधि पर स्थित होगा तब ये जीवा होती। समझ में आई बात? तो अंदर की अंदर ही रह जाए तो जीवा नहीं है, ये बात है। तो आप लिखें, ये डायग्राम भी बना ले साथ ही। ये जीवा है भाई, इसका नाम क्या है, जीवा। मतलब पहले पार्ट हमें याद होने चाहिए। एक वर्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं और इन जीवाओं में क्या विशेषताएं हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। आज अपन केवल वृत्त का सामान्य परिचय कर रहे हैं। लिखे भाई अगला, व्यास। व्यास व्यास देखो व्यास इसे कहते हैं, समझे। ये जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से दो तीन परिभाषाएं हैं, इसके शब्द अलग अलग हैं। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है, एक परिभाषा। दूसरा देखो, यहां से ओ बी ये आर है, यहां से यहां तक क्या है भाई, आर है, और इधर भी क्या है, आर है। तो दूसरी परिभाषा क्या है कि त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तीसरी परिभाषा क्या हुई कि देखो ये चाप भी है, ये चाप है कि वह जीवा जो वर्त को दो बराबर भागों में बांटे उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वह जीवा जो वर्त को दो अर्धवर्तों में विभाजित करे उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास की परिभाषा लिखें, नंबर 1 लिखें, त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना
व्यास कहलाता है। छोटी परिभाषा है ये, व्यास कहलाता है। ये त्रिज्या के संदर्भ में है। त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है। यानी d बराबर 2r, d बराबर 2r। इसे d से व्यक्त करते हैं, इसे d से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। व्यास को किससे, यानी व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। देख लो, त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। शॉर्ट परिभाषा, इसे कहते हैं व्यास। ये क्या है भाई, व्यास। ये व्यास है, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ये जो लाइन खींची हुई है वहां ऊपर नहीं, ये वाली लाइन ए बी, ये है व्यास। या इसको ऐसे कर दे, ऐसे का तकलीफ आई किसी को, ये व्यास है। ये पूरा हमारा सर्किल है ही। दूसरी परिभाषा लिखें, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। देखो ये जीवा है, सबसे बड़ी है। इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे जीवा छोटी होती जाएगी, दूर जाएंगे इधर भी जीवा क्या होती जाएगी, छोटी। तो दूसरी परिभाषा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तीसरा, वह जीवा, तभी जीवा की परिभाषा पहले लिखाई है, वह जीवा, और त्रिज्या की भी पहले लिखाई है। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, कोमा लगा के लिख दे, व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो ये व्यास की परिभाषा है। आगे लिख लें, व्यास वृत्त को 2 अर्धवर्तों में बांटता है। व्यास वृत्त को 2 अर्धवर्तों में विभाजित वृत्तों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। व्यास से वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिन्हें क्या कहते हैं, अर्धवर्त। ये प्रश्नावली थ्योरेटिकल है, याददाश्त पर निर्भर है। जितना आप इनको याद कर लेंगे उतनी ही ये क्लियर होती जाएगी। तो आपके लिए बारी कोई सा भी टॉपिक नहीं रहेगा। त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है, d बराबर 2r, इसे d से व्यक्त करते हैं। ये डायमीटर है व्यास ए बी, यही सबसे बड़ी जीवा है। और ये जीवा वृत्त को बराबर 2 अर्धवर्तों में विभाजित करती है। और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे अपन डेफिनेशन वगैरह लिखते जाएंगे। अब देखिए आगे, व्यास के बाद में छोटी छोटी बातें हैं, ये याद करें, फिर वो बताता रहूंगा। प्रश्नावली में बीच में भी नई बात आ जाती है तो उनको बता दूंगा, आप लिखें और ऐसे इनको बार बार याद कर लें। अब देखो, वृत्त जिस तल में स्थित होता है, जिसे तल का मतलब जैसे इस प्लेन में बोर्ड पर स्थित है, कागज में है, ये तल है अपने, हमारा जो फर्श है इसमें भी अपन वर्त बना दें। वो वर्त जिस तल में स्थित है, तल में स्थित है, उसे, ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है। देखो क्या प्रश्न बनता है,
कि वृत्त किसी समतल को कितने भागों में विभाजित करता है। देखो बाद में लिखते हैं, पहले क्लियर करते हैं क्या चीज है। कोई वृत्त है जिस तल में या समतल में स्थित है, ये देखो बोले इस समतल को कितने भागों में विभाजित करता है। देखो ये 3 भागों में विभाजित करता है। कौन से 3 भाग? वृत्त के अंदर वाला अभ्यंतर, वृत्त के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? अभ्यंतर भाग। और दूसरा जो ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त मतलब जो बिंदु यहाँ स्थित है वो वृत्त पर स्थित है, न तो बाहर है न अंदर है, वृत्त पर स्थित है। ठीक है, जैसे दरवाजे की थड़ी होती है, थड़ी पर अपन खड़े हो जाए क्या बताओ मैं कमरे के अंदर हूं या बाहर, तो अपन ने तो कमरे के अंदर है न बाहर। अगर अंदर आ गए तो अभ्यंतर है, बाहर चले गए तो बाहर है। लेकिन थड़ी पर हो गए तो न अंदर है न बाहर है। थड़ी पर है तो थड़ी क्या है? ये वृत्त है। और अगर मान लो पी बिंदु यहाँ है तो इसको बोलेंगे अब ये अभ्यंतर है। पी बिंदु यहाँ है तो इसका मतलब ये वृत्त पर है। और पी बिंदु यहाँ है तो इसको बोलते हैं बहिर्भाग। क्या बोलते हैं भाई? बहिर्भाग। ये 3 भाग है। तो मैं लिख रहा था कि वृत्त जिस समतल में या तल में स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। 3 भागों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। शुरू से ले रहा हूं मैं प्रश्नावली को, विभाजित करता है। नंबर 1 अभ्यंतर। कौन सा भाग है भाई? अभ्यंतर। ऐसे ही प्रश्न 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, बस नॉर्मल सा जानकारी का। अभ्यंतर वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त के अंदर का भाग, अंदर का भाग क्या होता है भाई? अभ्यंतर। नंबर 2 वृत्त जिसकी परिभाषा मैंने लिखा दी। और नंबर 3 बहिर्भाग। बहिर्भाग ये 3 भागों में बांटता है। तो बहिर्भाग का मतलब है वृत्त के बाहर का भाग, वृत्त के बाहर का भाग क्या है भाई? बहिर्भाग है। क्या है? बहिर्भाग। तो वृत्त जिस तल में स्थित होता है, मुख्य है, उसे 3 भागों में विभाजित करता है। अभ्यंतर वृत्त के अंदर वाले को भाग को, ये वृत्त पर स्थित बिंदु, और बहिर्भाग में। तो आप लिख ले ये तीनों में। कर दिया होगा। देखो आगे चलते हैं, ये सामान्य बात है। अब देखते हैं चाप। क्या देखते हैं? चाप किसे कहते हैं? अपन चाप काटते हैं ना, 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर चाप काटा, 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर चाप काटा। अरे 5 सेंटीमीटर प्रकार तो खोल लिया, चाप काटा। अगर अपन रुके नहीं और प्रकार की नोक यहीं रहने दें और उसको पूरा घुमा दें, पूरा क्या करते हैं? घुमा दें, तो क्या बन जाए भाई? वृत्त बन जाए। लेकिन अपन ने क्या किया? प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोला, थोड़ा ही चलाया, बाकी नहीं चलाया। तो ये क्या चीज है? तो इसकी सीधी परिभाषा है तो वृत्त की परिधि का एक छोटा भाग चाप कहलाता है। तो लिखो चाप, आर्क बोलते हैं इसको, चाप। लिखें वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि का एक छोटा भाग, एक भाग, अब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। वृत्त की परिधि का एक भाग, भाग का मतलब टुकड़ा, अगर अपन हमारी भाषा में देखें तो टुकड़ा चाप कहलाता है। चाप कहलाता है, चाप कहलाता है। जैसे देखो ये हमारा सर्किल है, सही। अब ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक ये घुमावदार, ये क्या है भाई? चाप। ये चाप है। अब ये चाप देखो, मैंने लिखा है एक भाग, एक भाग का मतलब एक टुकड़ा क्या कहलाता है? चाप।
अब ये चाप, ये भी चाप ही है ये भी, और इधर से देखें तो ये भी क्या है भाई, चाप ही है। तो इसको तो क्या बोलेंगे, छोटा होने की वजह से लघु चाप, क्या बोलेंगे, लघु चाप। और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा भाई, दीर्घ चाप, क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। तो लघु चाप, दीर्घ चाप, छोटा टुकड़ा लघु चाप कहलाता है। देखो एक टुकड़ा चाप कहलाता है। जैसे इसे ऐसे व्यक्त करते हैं, चाप ए बी, चाप ए बी, ऊपर घुमावदार वक्र बनाए, ये चाप ए बी है ना, ये चाप ए बी। इधर से भी ए बी है और इधर से देखे तो भी क्या है, ए बी है। तो क्या हो गया भाई, लघु और दीर्घ। जब ये दोनों लघु और दीर्घ बराबर बराबर हो जाए, इस एक को मैं घुमाऊं यहां तक ले जाऊं, मतलब इसकी सीध में ले जाओ एकदम। देखो ऐसे, बी तो अपना है ही, थोड़ा आप प्रकार से बना लें, पेन भी सज जाता है, वैसे साफ बनता भी नहीं है, सीधी सी बात। तो जैसे ये बी है और ये हमारा ए यहाँ था, अब इसको अपन ऐसा खींचें चाप को कि ए ऐसे आ रहा है, और इनको मिलाने वाली जीवा क्या कर दे, केंद्र से होके गुजर रहा है, यानी ये चाप भी और ये चाप दोनों क्या हो जाए, वर्त को आधा आधा बांट दे, अर्धवर्त बना दे, है ना, क्या बना दे भाई, अर्धवर्त बना दे, दो बराबर बराबर भागों में बांट दे, है ना। तो इनको क्या बोलेंगे भाई, अर्धवर्त बोलेंगे। कि जब दो एक वर्त के दोनों चाप बराबर हो तो वो अर्धवर्त में वर्त को विभाजित करते हैं। तो लिख लें आप, जब दोनों चाप ऐसे डैश लगा के लिख लें, जब दोनों चाप लंबाई में बराबर हो, लंबाई में बराबर हो, तब वृत्त को, सामान्य बात ये, वृत्त को दो अर्धवर्तों में विभाजित, अर्धवर्तों में विभाजन करते हैं। बराबर लंबाई के हों तो विभाजित करते हैं। एक प्रश्न आता है कि मान लो तीन चाप लंबाई में बराबर है, तो क्या वो लघुवर्त है। जैसे मान लो इन दोनों जीवों को मैं मिलाऊं तो ये हमारा, ये तो है दीर्घवर्त, बड़ा वर्त है दीर्घवर्त, और ये है हमारा लघुवर्त, लघुव्रत और वृत्त होता है। अब ये क्या है, अर्धवर्त है, ये हिस्सा किसका है, अर्धवर्त, ये हिस्सा किसका है, अर्धवर्त का। जब चाप लंबाई में क्या हो, बराबर हो। लिख ले, एक बार चित्र भी बना ले। फिर चलते हैं अपन हमारी प्रश्नावली की तरफ। पक्की ये लाइनें याद हो, 12.1 कंप्लीट, अभी अभी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। आप 9वीं क्लास पास विद्यार्थी, 10वीं वाले जिनको परीक्षा भी देनी है, क्लियर नहीं हुआ है भी, तो वो बच्चे देखो, प्रश्नावली 12.1 कुछ ही लाइनें हैं। ये जो परिभाषाएं लिखाई उन परिभाषाओं पर निर्भर है। तो देखो 12.1 की लिखी दिया मैंने। प्रश्न नंबर 1 है, खाली स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए। लड़कों खाली स्थान वैसे नहीं भर सकता कोई, जब तक मैंने लिखाई वो बात याद नहीं हो। तो देखो 5 खाली स्थान में लिख रहा हूं। पहला है वृत्त का केंद्र। देखो छोटी सी बात है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित है, उत्तर आया बहिर्भाग,
बहिर्भाग ऑब्लिक अभ्यंतर, अभ्यंतर। बताओ ये आंसर क्या आएगा? वर्त का केंद्र, मैंने कहा वृत्त किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। वर्त का केंद्र यहां स्थित होता है। बताओ ये वर्त के अंदर है या बाहर? अंदर, तो अभ्यंतर। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? अभ्यंतर, ये वाला एकदम से अभ्यंतर में स्थित होता है। समझ गए होंगे, अंदर होता है। ठीक है, चलो भाई दूसरी लाइन। एक बिंदु, दूसरा आगे देखो, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से अधिक हो, मतलब दूरी कितनी है? त्रिज्या से ज्यादा है। वृत्त के खालिस्तान में, ये प्रश्न ही है, वृत्त के खालिस्तान में स्थित है, खालिस्तान में स्थित है। दोनों ऑप्शन वही, बहिर्भाग ऑब्लिक अभ्यंतर। देखो ध्यान दीजिए, एक बिंदु है, वो वृत्त के केंद्र से, ये तो है त्रिज्या, लेकिन वो त्रिज्या से भी अधिक दूरी पर स्थित है। मतलब बिंदु है, वो वृत्त की त्रिज्या तो मान लो ये ओपी, लेकिन ये बिंदु त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर है। तो बताओ बाहर स्थित है या अंदर? बहिर्भाग में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा लगाना पड़ेगा? बहिर्भाग में स्थित है। दिमाग लगाए एक बार कि भाई बहिर्भाग में स्थित है। बारहवीं के लिए बहुत बार बच्चों ने डिमांड की है कि सर पहले 12वीं करवाएं। मैंने पहले त्रिकोणमिति इसलिए करवाई क्योंकि वो ज्यादा नंबर की थी। उसमें भी एक पोर्शन अभी हमारा ऊंचाई और दूरी वाला बकाया है, तो वो भी अपन करेंगे। साथ साथ आप देखो, सबसे बेस्ट रहती है कंटिन्यूटी, कि बच्चा यदि लगातार रोजाना थोड़ा थोड़ा भी पढ़े तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और 5-7 प्रश्नों से ज्यादा कभी पढ़ाई नहीं करवाई है, फिर भी कोर्स कंप्लीट पूरे हो जाते हैं। बच्चे 100 में से 100 भी प्राप्त कर लेते हैं। 100 प्राप्त करने वाले स्टूडेंट भी इनको ऐसे ही याद करते हैं। तो देखो तीसरा हमारा प्रश्न आया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की होती है। ये तो खुद को ही लिखना पड़ेगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की या वृत्त का या की खालिस्तान होती है। बताओ, देखिए ऐसी परिभाषा मैंने लिखाई है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ऐसे करके बताया था कि वृत्त है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बोले केंद्र से होकर गुजरती है, ऐसे भी बताया था। तो इसका नाम क्या है भाई? व्यास। क्या भरोगे यहाँ? व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। सरल है। देखो पूरी प्रश्नावली 12.1 है, वो ऐसे बनाई है। इसका मतलब ऐसे तो नहीं बनाई हुई, कोई मजाक करने के लिए बनाई है। ये हमारा आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए बनाई है। तो पक्के हमारी याद होनी चाहिए कि वृत्त का केंद्र है वो वृत्त के अंदर स्थित होता है, यानी अभ्यंतर में होता है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से दूरी क्या होती है? वृत्त के केंद्र से दूरी है वो त्रिज्या से अधिक होती है। त्रिज्या से क्या होती है? अधिक होती है। तो वो स्थित होता है वृत्त के बाहर। अगर ऐसे आता था कि त्रिज्या के बराबर होती है तो अपन उत्तर लिखते वृत्त पर स्थित होता है, वृत्त पर स्थित होता है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। अब मैं चौथा और 5वां खालिस्तान और पढ़ता हूं। इसके बाद में सत्य असत्य है,
साची कौन सी बात है, झूठी कौन सी बात है। देखो एक चाप खालिस्तान होता है, एक चाप खालिस्तान होता है, एक चाप, चाप की बात है भाई, खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, एक व्यास के सिरे हो। देखो कभी भी अगर कंफ्यूजन की स्थिति हो जाए तो एक बार चित्र बना के देख ले, ये वर्त है, सही है भाई। अब क्या है, एक चाप ऐसा है, अपन ने व्यास खींच रखा है, ये व्यास माना, जबकि इसके सिरे क्या हो, एक व्यास के सिरे हो, तो व्यास के सिरे मान लो ये ए बी है। अब ये ऐसे कहता है कि ये जो चाप है ना, ये चाप, एक चाप खालिस्तान होता है। बताओ क्या होता है, एक चाप खालिस्तान होता है, तो क्या है भाई, अर्धवर्त है ये, क्या है, एक चाप अर्धवर्त होता है, एक चाप क्या होता है, अर्धवर्त होता है, जबकि इसके सिरे क्या हो, एक व्यास के सिरे हो। तो यहां क्या लिख देंगे आप, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त होता है। पांचवा देखिए भाई, पांचवी बात आपकी याद है सही, लास्ट में यही लिखा है मैंने, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है, जिस तल पर स्थित होता है, उसे खालिस्तान भागों में विभाजित करता है, उसे खालिस्तान भागों में विभाजित करता है, भागों में विभाजित करता है। अगर लड़कों इससे प्रश्नावली को मैंने पढ़ाना शुरू किया, यहां से अगर छठी कक्षा का बच्चा देखना चालू कर दे ध्यान से, पूरी क्लियर हो जाएगी। ज्ञानम बाहरम क्रिया बिना, अपन चाहिए कि बोले ऐसे ही प्रश्न हल हो जाए, संभव नहीं है, याद तो करना ही होगा। ये याद वाली प्रश्नावली तो कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से, ये वाला अभ्यंतर, अभ्यंतर, ये वाला वृत्त और ये वाला बहिर्भाग, बहिरे भाग, ये लो 3 में बांट दें, क्लियर। ये 5 खालिस्तान दिए, 12 कंटेंट थी, तो आप होमवर्क की कॉपी में कर लें, सारी पढ़ने में सिद्ध करवाऊंगा, उसके बाद में आगे प्रश्न है टोटल के टोटल प्रश्न हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य, सत्य असत्य लिखिए और अपने कारण, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, लिखिए अपने उत्तर का कारण भी, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, कारण भी लिखिए, कारण भी लिखना है, क्या कारण है, तो ये भी आपके 7 है। चलो पहला लिखता हूं, केंद्र को वृत्त पर स्थित है, केंद्र को, देखो केंद्र जान गए होंगे, केंद्र, ये वाला केंद्र, ये वाला केंद्र, ओ केंद्र को वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित, ये लो वृत्त पर स्थित कोई बिंदु ये ले लेते हैं, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, किसी बिंदु को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को, किसी बिंदु को, ये रहा किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये लो मिलाने, किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड, रेखाखंड बोले त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है। बताओ बात सत्य है या असत्य, तो आपको उत्तर लिखना है सत्य। बात क्या है भाई, सत्य। क्यों,
देखो केंद्र और वर्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिज्या। तो अब कारण, ये कारण है क्या? केंद्र व परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र व परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये कारण है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये बात सत्य है। ऐसे इनके आंसर लिखने में लिखा देता हूं। दूसरा नीचे लिख देता हूं, एक वृत्त में समान लंबाई के 4 जीवाएं होती है ना भाई। एक वृत्त में समान लंबाई, देखो कंफ्यूजन वाली बात है, लंबाई के चाप जीवाएं होती है। चाप जीवाएं होती हैं। बारीक पर्सन है, लगता है ऐसे भाई सत्य है। और वर्त में जैसे ए बी है, अब ए बी केवल इस, देखो वर्त में समान लंबाई के चाप, ए बी ये चाप है इधर से, क्या ये इधर से ए बी जीवा भी है ना? जीवा अलग चीज है, जीवा सीधा रेखाखंड है और चाप हमारा घुमावदार वक्र है। ये जीवा है, ये चाप है और ये क्या है? जीवा है। तो अलग अलग है, तो ऐसा क्यों लिखो इसको? देखो गलत है। कारण लिखो, कारण जीवा और चाप अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लिखेंगे जीवा व चाप, जीवा व चाप अलग अलग हैं, यानी अलग अलग संकल्पनाएं हैं। जीवा अलग चीज है, चाप अलग चीज है। और इसने क्या लिख दिया कि एक वर्ग की समान लंबाई ये चाप, बोले जीवाएं होती है ना। तीसरा लिखते जाए साथ साथ, वीडियो को रोक के लिख लें। देखो जब ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ाने वाले को भी आनंद आएगा, पढ़ने वाले को भी आनंद आएगा। ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ऐसे देखा है ठीक है बढ़िया पढ़ा रहे हैं बस, या घटिया पढ़ा रहे हैं, कहने में तो कुछ भी करें। तीसरी बात, लेकिन उनको सोच समझ के कहें तो वास्तव में मेरे समझ में आ रहा है। समझ में क्या आएगा? इनको तो रचना है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में, 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, दीर्घ चाप होता है। देखिए समझे थोड़ा सा, ये बात तो गलत है या सत्य है वो तो बात है कहानी। देखो लड़कों, जब हमारे वृत्त को चाप बराबर 2 भागों में बांटे ए बी, तो ये अर्धवृत्त है। क्या है भाई? अर्धवृत्त। और अगर कोई चाप अर्धवृत्त से बड़ा हो तो उसे दीर्घ चाप कहते हैं। लेकिन देखो इधर देखो, ये हमारा ए बी है। क्या है भाई? ए बी। अब ये दीर्घ चाप है। ये कौन सा चाप है भाई? दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप की वजह से यहाँ दीर्घवृत्त बना और ये लघुवृत्त बना। लेकिन ये ऐसे कहता है कि अगर मान लो हमारे वृत्त की परिधि को 3 बराबर भागों में बांट दें, 3 बराबर में ए और मान लो बी और सी, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग बराबर बराबर बांट दें और इनको मिलाएं हैं, तो क्या ये दीर्घवृत्त बनते हैं? ना भाई। बराबर बराबर 2 भागों में बांटे तो अर्धवृत्त बनता है। 1 भाग छोटा 1 भाग बड़ा हो तब वो दीर्घवृत्त बनता है, यानी दीर्घ चाप बनता है। तो बराबर भागों में बांटते हैं तो तीनों ही क्या बनेंगे? लघु बनेंगे। तीनों ही क्या बनेंगे? लघु। सीधी सी बात ये है, आप ये याद रखें
कि अगर परिधि आधी है तो अर्धवर्त बनेगा, परिधि आधी से छोटी है तो लघुवर्त बनेगा, और परिधि आधी से बड़ी है, देखो अब यहाँ परिधि आधे से बड़ी हो गई तो दीर्घ चाप से बना दीर्घवर्त है, और ये लघु चाप से बना क्या है, लघुवर्त है। तो अगर तीन बराबर भागों में बांटेंगे तो तीनों ही समान है और वो अर्धवर्त से छोटे होंगे, तो इससे क्या बनेगा भाई, लघु चाप होगा। क्या होगा, लघु। तो ये बात क्या है, असत्य, असत्य। कारण लिखो, कारण लिखो, ये आंसर है। कारण है कि तीन बराबर चाप, तीन बराबर चाप लघु चाप का निर्माण करते हैं, लघु चाप बनाते हैं। कारण बस शब्दों में ज्ञान होनी चाहिए, बस अब समझ जाएगा कि तीन बराबर चाप लघु चाप बनाते हैं, दीर्घ चाप नहीं बनाते हैं। चौथी बात लिख लें, इसको लिख लें भाई। चौथी बात, क्लियर हो गया होगा। अगर दोनों चाप बराबर हो तो अर्धवर्त बनाते हैं। दोनों चाप में से एक छोटा हो एक बड़ा हो तो वो एक छोटे वाला लघु और बड़े वाला दीर्घ। चौथी बात, वर्त की एक जीवा, ये तो सीधी सी बात ही है, परिभाषा लिखाइए। वर्त की एक जीवा है, वर्त की एक क्या है, जीवा है, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, त्रिज्या से दुगनी हो। वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। बताओ बात सही है, उत्तर लिखे सत्य। उत्तर क्या लिखेंगे भाई, सत्य। कारण क्या लिखेंगे भाई, त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है। ये इसका कारण हो गया, बस सत्य। पांचवी बात, वृत्त एक समतलीय आकृति है। हाँ, वृत्त एक समतलीय आकृति है, समतलीय आकृति है। समतलीय आकृति उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई नहीं होती हो, मतलब दो ही विमा हो, है लंबाई चौड़ाई हो, ऊंचाई न हो। ऐसे जैसे हमारे ये कागज का टुकड़ा, कागज है, अपन रख दे, कागज का टुकड़ा है, समतलीय है। और जैसे ये किताब है, इसकी ऊंचाई आ गई तो ये असमतलीय। अगर लंबाई और चौड़ाई दो ही विमा हो तो वो तो क्या है, समतलीय। और अगर तीसरी विमा और हो तो असमतलीय। जैसे हमारी गेंद है, गेंद असमतलीय आकृति है, जिसे अपन घोड़ा कहेंगे। वृत्त समतलीय है, गेंद असमतलीय आकृति है। तो उत्तर लिखेंगे सत्य। उत्तर क्या लिखेंगे भाई, सत्य। कारण वृत्त द्विविमीय आकृति है, द्विविमीय आकृति है, ये कारण है कि ये समतलीय है। असमतलीय में त्रिविमीय आकृति है। छठी बात है, एक तल पर स्थित उन बिंदु का समूह है जो उसी तल पर एक स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर हो, एक व्यास कहलाता है। अरे ये तो वर्त की परिभाषा है। देखो, एक तल पर स्थित उन बिंदु का समूह है, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है। मैंने दिखाया बिंदु का बिंदुपत, इन्होंने क्या दिखा दिया, बिंदु का समूह है। ये की बात है, समूह है, झुंड होता है, बिंदु का बिंदुपत मैंने दिखा दिया। समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से, जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर होते हो। स्थिर बिंदु से
बिंदु से अचल दूरी पर होते हैं एक वृत्त कहलाता है। ये वृत्त की परिभाषा है, लेकिन यहां उन्होंने क्या लिख दिया भाई, व्यास। क्या लिख दिया भाई, व्यास। तो यहां अगर वृत्त लिख देता तो ये सत्य था, अब उन्होंने क्या लिख दिया, व्यास। व्यास लिखते ही क्या हो गया उत्तर, असत्य। क्या लिखेंगे भाई, असत्य। कारण यह वृत्त की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है भाई, ये वृत्त की परिभाषा है। और इस प्रश्नावली का लास्ट लाइन 7वां, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है। ये किसकी परिभाषा भाई, व्यास की है ये। देखो वह जीवा, जीवा लिख दिया। जीवा का मतलब मैंने अभी चित्र बना के दिखाया। कोई ऐसे कह दे कि क्या ये जीवा है ना, जीवा के लिए जरूरी है दोनों सिरे किस पर होने चाहिए, वृत्त की परिधि पर। तो ये जो दिख रहा है ये व्यास की परिभाषा है, और इसके आगे लिख दिया जीवा। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित है, जिस पर केंद्र स्थित है, केंद्र स्थित है, केंद्र स्थित है, व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है। लड़कों अगर यहाँ व्यास लिख देता तो ये लाइन सत्य थी, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया, त्रिज्या। तो त्रिज्या गलत है। उत्तर लिखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखेंगे उत्तर, असत्य। कारण क्या लिखेंगे, यह है व्यास की परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है, व्यास की परिभाषा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी 12.1 कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में अपन 12.2 शुरू करेंगे, और प्रश्नावली में से 11वीं 12वीं में से 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो दोनों ही प्रश्नावली को अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे, और जैसे ही आगे वाला वीडियो आपके लिए भेजा जाएगा वो 12.2 का होगा, पार्ट नंबर 2 चलेगा। थैंक्स।